Hello and welcome back to Anish series Basic to Advanced. This is Nisha Anil Kumar. Welcome to all of you. So दोस्तों, आज दोबारा आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, एक सच्चे मित्र के चैनल पर, जिसका नाम है अनिश सीरीज। तो हमने बात करी थी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ टाइम फॉर प्रीएम्बल्स, हमारा पॉलिटी सीरीज का सेकंड नहीं कह सकते, थर्ड लेक्चर कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि पहले दो लेक्चर हमारे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे। तो हमारा थर्ड लेक्चर है प्रीएम्बल्स के लिए। तो अब हम बात करेंगे प्रीएम्बल्स के बारे में, प्रीएम्बल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू उन सबके लिए जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा, जिन्होंने मुझे देखा, और थैंक यू उनके लिए भी जो अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं आज के इस सेशन की। सो फर्स्टली आई होप आपको पहला समझ में आया होगा, तो आगे भी आपको समझ में आएगा। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कहीं आपको लगता हो कि हाँ यहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ या मैं कुछ अलग तरीके से आपको बता सकती हूँ। अगर आपको लगता है तो आप मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा, बिकॉज एक सच्चे दोस्त का साथ एक सच्चा दोस्त ही देता है। तो आप मेरे सच्चे दोस्त हैं, इसलिए। प्रीएम्बल, व्हाट इज प्रीएम्बल? हमने कल भी बात करी थी। प्रीएम्बल को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल भी कह सकते हैं, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल भी कह सकते हैं हम इसको यही नहीं, हम इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं एक तरीके से हम इसको। ठीक है, हम इसको बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। इतना ही नहीं, इसको हम बोल सकते हैं टू अचीव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो एम्स और अचीव हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए भी हमें प्रीएम्बल की जरूरत है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम क्या बोल सकते हैं इसको, और तो क्या बोलोगे? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया है हमने ये कॉन्सेप्ट? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वही हम इसको हो गया है इतना तो। ठीक है, कि इसको यूएस के उससे लिया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। एम्स और ऑब्जेक्टिव अगर हमें अचीव करने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हमें प्रीएम्बल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि प्रीएम्बल्स को कब एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, कौन से केस में इसको रिजेक्ट करा गया और कौन से केस के थ्रू इसको एक्सेप्ट करा गया। अब हम बात करते हैं, जो सोर्स है प्रीएम्बल का वो एक हिस्टोरिक है। ठीक है, वो हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डिक्लेयर करे थे नेहरू ने, नेहरू के थ्रू इसका रेजोल्यूशन आया था। और इसको कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया था, वो भी हम बात करते हैं कि इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब एक्सेप्ट किया था। तो इसको एक्सेप्ट किया था 22 जैन 1947 को। ठीक है, ये मतलब रेजोल्यूशन डिक्लेयर हुआ था, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट इसको 26 नवंबर 1949 को करा गया था, लेकिन इसका रेजोल्यूशन जो है वो 22 जनवरी 1947 को बाय नेहरू के थ्रू आया था। ठीक है, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर जो है वो जस्टिएबल नहीं है। ठीक है ना, इसका नेचर जो है वो क्या नहीं है? जस्टिएबल नहीं है, नॉट जस्टिएबल। इसका नेचर क्या है? नॉट जस्टिएबल। ठीक है, इसका ये एक नेचर है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इसके अंदर जो है फंडामेंटल वैल्यूज हमारे हैं, क्या है?
फंडामेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे फंडामेंटल वैल्यूज हैं, ओके। वही बात आ गई दोबारा से कि फंडामेंटल वैल्यूज हैं जो हमें हेल्प करते हैं अचीव करने में एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के बारे में बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कहा गया था वो क्या था? वी द, इसको हम बिग में कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, ये कहा गया था, ठीक है। इसी के साथ और क्या कहा गया था इसको? इसमें डिक्लेयर क्या हुआ था? ऑल्सो डिक्लेयर, जब इसको एक्सेप्ट किया गया था, सोवरेनिटी, है ना। एक हमने सोवरेनिटी लिया था, सोशलिस्ट, ये इसमें डिक्लेयर हुआ था, सेकुलर, और डेमोक्रेटिक। ये चीजें इसके अंदर डिक्लेयर करी गई थी उस टाइम पे जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, जब इसको इसका पार्ट माना गया था। इट इज ओनली जस्ट अ पार्ट, ये चीज इसकी थी। बाकी चीजें इसमें क्या हुई, बाकी जो वर्ड्स थे वो कब आए, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव्स भी थे इसके जो उसमें लिखे गए थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? सिक्योरिंग लिबर्टी, इक्वालिटी, securing liberty, equality and fraternity of all citizens। ठीक है, ये किस चीज के बारे में बात करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें डिक्लेयर करा गया था सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक को। वही इसके ऑब्जेक्टिव थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, ठीक है। अब ये चीज तो हमने मान लिया है, लेकिन अब इसको कुछ टाइम तक इसको इसका पार्ट नहीं माना गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और एक केस ऐसा आया जो एक लैंडमार्क केस था जिससे इसको एक प्रॉपर जगह मिल गई कि इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें अमेंडमेंट भी सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। वो अमेंडमेंट हमारा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। वो हुआ था जिससे इसमें वर्ड्स जो आगे एड ऑन हुए उनके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इन बेरोबेरी केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्या कहा कि प्रीएम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड, तो इसको अमेंड नहीं करा जा सकता। क्या कहा उन्होंने बेरोबेरी केस में कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इसको हम अमेंड भी नहीं कर सकते हैं इन बेरोबेरी केस, ठीक है। अब बेरोबेरी केस जो था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम केसेस के बारे में भी बात करेंगे, तो आज की शॉर्ट ही वीडियो होगी, लेकिन हम फिर भी इसमें कोशिश करेंगे सारी चीजों को। तो हम बात करते हैं पहले बेरोबेरी केस के बारे में, ठीक है, 1960, इसके बारे में हम बात करते हैं। बाद में इसको री बेरोबेरी भी बोला गया था, वो एक अलग बात है। पहले हम बात करते हैं बेरोबेरी केस के बारे में। अब बेरोबेरी केस क्या था, ठीक है, 1947 में जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का,
बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी है और आपको मिनटों में याद हो जाएगा। ठीक है, जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस टाइम पे जो बॉर्डर कमिश्नर थे हमारे, बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे जो, वो कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है ना? इनके अंदर था कि वो डिवाइड करेंगे, वो बताएंगे कौन सा बॉर्डर इंडिया का, मतलब कहां तक बॉर्डर इंडिया का है और कहां तक पाकिस्तान का है। अब ये पार्टीशन हुआ उस टाइम पे क्या चीज हुई थी? जो हिंदू मेजोरिटी थी वो इंडिया में थी और पाकिस्तान वाला एरिया वो था जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी थी। ये चीज हो गई। ठीक है, उन्होंने इस वे में इनको डिवाइड भी करा और बॉर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करा। वहीं पे एक एरिया था वेस्ट बंगाल में, जिसको हम थाना बॉर्डर भी बोल सकते हैं, जो ये सर भूल गए थे। कौन से सर भूल गए थे? रेडक्लिफ। ठीक है, ये भूल गए थे और इन्होंने बेरूबरी एरिया का एनक्लेव 12 था, जो बेरूबरी एरिया का एनक्लेव 12 जो वेस्ट बंगाल में है, याद रखना, वेस्ट बंगाल में, वो उसका एरिया जो था बेरूबरी रीजन का 12 एनक्लेव 12 जो आता था, जो किसके अंडर आता था? हमारा जलपाईगुड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर आता था। वो इंडिया को इन्होंने रिवॉर्ड कर दिया, वो इन्होंने इंडिया को एज अ अवार्ड दिया। वहीं पे ये बात हम कर रहे हैं कब की? जब पार्टीशन हो गया था, सारी चीजें, बॉर्डर्स ये सब बांटे जा रहे थे तब। तो रेडक्लिफ ने वो वाला एरिया किसको दे दिया? इंडिया को दे दिया। वहां पर ये जो है उस एरिया को, कौन से एरिया को? जो थाना बॉर्डर था उसको किसी कोई रिटन दस्तावेज नहीं था उसका। ठीक है, कोई लिखित नहीं था वो कि वो किसका है, क्या है, कैसे है। वहीं पे आपको पता है स्टार्टिंग से ही हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्ट्रीब्यूट चल रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट चल रहे हैं तो पाकिस्तान बड़ा शाना है, उन्होंने क्या करा? उन्होंने सोचा कि चलो जी, अब वहां वाला एरिया तो इन्होंने हमें बताया नहीं, वहां पे डाका मारते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि जो बेरूबरी वाला रीजन था, कौन सा वाला रीजन था? बेरूबरी वाला रीजन था, वहां पर क्लेम कर दिया कि ये रीजन तो हमारा है। ठीक है, ये रीजन तो हमारा है, पाकिस्तान ने बोला। अब उन्होंने ये तो बोल दिया कि ये हमारा है। उसी टाइम पे 1958 की बात है, 1958 की बात है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे फिरोज शाह नून। अब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट चला, तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको, जो बड़ा पॉपुलर एग्रीमेंट है, जिसको हम बोलते हैं नेहरू नून एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं नेहरू नून एग्रीमेंट। अब यहां पे हो गया भाई नेहरू नून एग्रीमेंट। अब नेहरू नून एग्रीमेंट में क्या हुआ? नेहरू नून एग्रीमेंट में ये हुआ कि जो बेरूबरी एरिया है, बेरूबरी रीजन है, उसको हम हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे, हाफ पाकिस्तान का और हाफ इंडिया का। वहां पर हिंदू मेजोरिटी के लोग फिर भी 1% मान गए थे कि ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है, साथ देते हैं हम आपका, हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट बहुत सारे लोगों को वहां पे इश्यू भी था इस बात से कि ऐसे कैसे हमारी जमीन को किसी और को आप दे सकते हो। तो उस टाइम पे जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने, और किसने? वेस्ट बंगाल की जनता ने इस चीज के खिलाफ क्वेश्चन उठाया। और वहां के उस टाइम के सीएम कौन थे? एनीवन गेस? विधान चंद्र रॉय। ठीक है, इन्होंने और वहां की जनता ने इस चीज पे क्वेश्चन उठाया कि हमारा एरिया किसी और को कैसे दे सकते हो? क्या पार्लियामेंट के पास ये राइट है? क्या
पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो हमारा एरिया किसी को दे दे, ठीक है। वहीं पे ही उस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे, एक बात मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूंगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये क्वेश्चन किया। उनके पास एक राइट है आर्टिकल 143 के थ्रू कि वो किसी भी इशू के लिए सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया वहां पर कि क्या पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो अपनी टेरिटरी का पार्ट किसी और नेशन को दे दे। बिकॉज अंडर आर्टिकल 3 हम पार्लियामेंट जो है वो ये तो कर सकती है अंडर आर्टिकल 3 की वो अपने कोई नई स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है, उसको अल्टर भी कर सकती है और उसको बढ़ा भी सकती है ना, दोनों चीज कर सकती है, कम ज्यादा वो कर सकती है, इंक्रीज डिक्रीज वो कर सकती है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, ये उनका कहना था। बट वहीं पर एक चीज है कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। तो उन्होंने ये चीज पूछी। वहीं उन्होंने एक चीज भी ये हुई कि आर्टिकल जो है हमारा 1 का 3 का सी पार्ट जो है उसमें इंडिया जो है वो एक्वायर कर सकता है किसी की भी टेरिटरी को, अगर आती है तो हमारे पास, ठीक है, उसको ले सकता है वो अपने अंडर, बट सीड नहीं कर सकता, अपनी टेरिटरी को किसी को दे नहीं सकता। ये है आर्टिकल 3C के अंदर, ये चीज हो गई है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो 368 आर्टिकल 368 के अंदर इस चीज को चेंज कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकती है। वहां पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट होता है जिसको हम 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, जिसने चेंजेस करे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में, 1 नहीं कह सकते हम इसको, फर्स्ट पार्ट में चेंजेस करे जिसके थ्रू नेहरू नून एग्रीमेंट इंप्लीमेंट हो गया था। जिसके थ्रू नेहरू नून एग्रीमेंट इंप्लीमेंटेड हो गया था। वहीं लोगों ने इस बात को भी कहा कि अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसमें सोवरेनिटी भी तो है, आप हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हो। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट नहीं है उसको, क्योंकि हम उसको अमेंड नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। इस वजह से इस केस का उसमें थोड़ा सा प्रियम्बल में है। मैंने ये केस आपको इसलिए समझाया, हालांकि इस केस का ऐसा कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी चीज पे, बट आपको पता होना चाहिए कि केस में क्या था। इस केस में बहुत छोटी सी चीज है कि पार्टीशन के टाइम पे रेडक्लिफ जो है बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे, वो चेयरमैन थे, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था दोनों नेशंस के बीच में बॉर्डर को। वहीं पे उन्होंने जो थाना बॉर्डर थे वेस्ट बंगाल के, उसको डिवाइड करना भूल गए थे, उसको किसी रिटन डॉक्यूमेंट में लिखना भूल गए, जिसके कारण ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वहीं पे ही जो बेरुबरी रीजन का 12 एनक्लेव था, जलपाईगुड़ी थाना का, पुलिस स्टेशन का, यानी थाना वही बात है, वो एरिया जो है इन्होंने इंडियन को दे दिया। ओके, अब वहां पे हमारे डिस्प्यूट्स भी चल रहे थे, लड़ाइयां भी चल रही थी, उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान वालों ने उसको क्लेम करा कि बेरुबरी रीजन हमारा है। लेकिन नून यानी फिरोज शाह नून और नेहरू जी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिसको नेहरू नून एग्रीमेंट बोलते हैं। उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे
इनको कहा गया कि ये हाफ ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा बैरूबरी रीजन, बट वहीं पे इसको चैलेंज किया गया लोगों के थ्रू कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। ये तो पार्लियामेंट, ये तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं कि हम इसको दे सकते हैं अपने पार्ट को किसी और नेशन को। हम ले, अगर हमें मिल रहा है तो हम ले सकते हैं, हम दे नहीं सकते, ये चीज नहीं थी। वो चीज को अमेंडमेंट के थ्रू करा गया, 9th अमेंडमेंट आया जिसके थ्रू ये हमारे इसमें आ गया, ठीक है। और इसी के साथ जब सोवरेनिटी वाली बात आई तो सोवरेनिटी को भी चैलेंज करा गया कि हमारे प्रिएम्बल में सोवरेनिटी की बात हो रही है तो हम किसी और को कैसे क्या दे सकते हैं। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हम पार्ट ही नहीं मानते भाई इसको, तो इसमें अमेंडमेंट्स ही नहीं हो सकते, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर वहीं पे क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में प्रिएम्बल को पार्ट मान लिया केशवानंदा भारती केस में, ठीक है। अब उन्होंने प्रिएम्बल को पार्ट माना और ये भी कहा कि इसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, तभी 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसके थ्रू बहुत सारी चीजें उसके अंदर आई थी, है ना, यही बात हुई थी। अब केशवानंदा भारती केस में क्या था कि केरला में एक बहुत बड़ा मठ था, ठीक है। उस मठ के जो मठाधीश थे, आप कह सकते हो, वो थे केशवानंदा भारती। अब अंग्रेजों के टाइम पे भी आपको पता है लैंड फॉर्म्स का बड़ा सिस्टम था कि जमींदार बना दिए गए, जमींदारों को मतलब जमींदार टैक्स वसूलने के लिए बड़ा सिस्टम चला रखा था, तो वो ज्यादा जमीन बड़े बड़े लोगों को भी दे देते थे। उस टाइम पे केरला लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू उनकी लैंड को एक्वायर किया गया, लिया जा रहा था। तो उन्होंने चैलेंज करा उस चीज को, केशवानंद भारती ने, कि ये लैंड को आप एक्वायर नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हो? ये केस था केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला, ठीक है, केरला के बीच में था। अब इन्होंने क्या कहा, ये आर्टिकल जब केशवानंद भारती ने इसको डायरेक्ट चैलेंज करा, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को कहां चैलेंज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं डायरेक्टली, हमें किसी और कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने इसको चैलेंज करा, और इन्होंने चैलेंज करा किसके बिहाफ पर? आर्टिकल 26 के बिहाफ पर। इन्होंने आर्टिकल 26 के बिहाफ पर चैलेंज करा। आर्टिकल 26 में क्या है? टू मेंटेन रिलीजियस, ठीक है। इन्होंने किसके बिहाफ पे करा? आर्टिकल 26 के बिहाफ पे, 25 के बिहाफ पे नहीं करा। टू मेंटेन रिलीजियस और चैरिटेबल institutions, to maintain religious or charitable institutions, own and acquire property and administer that property according to law। इसके बिहाफ पे उन्होंने इस केस को चैलेंज किया, ठीक है। किसको? केरला लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट को। इन्होंने किसको चैलेंज करा? इसको चैलेंज करा सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा आर्टिकल ले जाके? आर्टिकल 26, जिसमें लोगों के बारे में बात है कि इसमें हमें राइट है, हमारे पास फ्रीडम है टू मेंटेन रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, उनको करना, मैनेज करना, कोई भी रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को
own, acquire property and administer that property according to law. According to law, law के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर भी करना, एक्वायर भी करना और ओन भी करना, ठीक है, जो किसी के भले के लिए है। ओके, इस चीज को उन्होंने चैलेंज किया, बट वही है ना कि ये हार जाते हैं। अब इस केस के लिए इन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस की रीडिंग करी गई, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ इन्होंने बाहर के देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को भी रीड आउट करा। इन्होंने अब देख लिया, ठीक है, इसमें बेंच बैठा था कितने जजेस का? 13 बेंच ऑफ 13 जजेस, ठीक है, जिसमें से ये 7:6 से हारे थे, लॉस, ठीक है, 7:6 से। 6 जज ऐसे थे जो कह रहे थे कि हाँ होना चाहिए, ये सही है, वहीं एक की वजह से ये केस हारे, बट इट इज अ लैंडमार्क, लैंडमार्क जजमेंट है ये, और ये सबसे लंबी जजमेंट भी है। 67 डेज आई थिंक ये कंटिन्यूसली चली थी, ठीक है, कितने दिन? 67 डेज ये कंटिन्यूसली चली थी। इसके अंदर वही बात आ गई कि पार्लियामेंट के पास इसके बाद जो जजमेंट आई उसमें जजमेंट में क्या कहा गया कि पार्लियामेंट के पास जो है अंडर आर्टिकल 360 से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का राइट है, ठीक है, अमेंडमेंट करने का राइट है, बट ये ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना अल्टर कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को। ये चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी कि ये जो है 360 अंडर आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट कर सकते हैं, वही इंट्रोड्यूस करा दिया था कि ये ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना अल्टर कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को, ठीक है, जो फंडामेंटल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको ना तो ये अल्टर कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। ये चीज इसमें आ गई थी। अब आपने देखा कि ये चीज आई इसी के तो इसमें प्रियम्बल भी आ गया हमारा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी आ गया, इसमें जुडिशरी भी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, सारी चीजें हमारे इंक्लूड हो गई, तो उसको ना तो हम अल्टर कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस केस वाज लॉस्ट बाय केशवानंद भारती। केशवानंद भारती इसको हार गए थे, बट एक ये फिर भी बहुत इंपैक्ट कर गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या हमारे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद क्या कहा फिर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है और उसको अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी, उस टाइम पे इमरजेंसी भी थी, है ना, और आफ्टर जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस, ठीक है। ये हो गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ 1976 में, ड्यूरिंग इमरजेंसी हुआ था, और ये कब करा गया? केशवानंद भारती केस के बाद इसके अंदर हमने अमेंडमेंट किया। अब अमेंडमेंट हुआ और ये किसके थ्रू हुआ था? ये तो आपको भी पता है कि इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर हुआ था, है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं कि क्या चीज इसमें अमेंड करी गई थी उसके बारे में। बस यही लास्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे का जो इसके जो फीचर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा आज का वीडियो, इसलिए हम कल डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, तो इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन कह रही हूं मैं आपको, प्रियम्बल में ऐड हुआ सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ये चीज हमारे इसमें ऐड हुई। ठीक है, क्या क्या ऐड हुआ, सोशलिस्ट और सेकुलर। वहीं एक चीज जो चेंज हुई वो क्या थी, यूनिटी ऑफ नेशन, है ना। ये चीज थी इसमें, क्या थी, यूनिटी ऑफ नेशन। उसको चेंज करके क्या करा गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। also amended and changed this unity of nation को unity and integrity of the nation। ये तीन वर्ड जो हैं जोड़े गए थे हमारे प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, और यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज करके क्या करा गया, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, और ये हुआ कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, इतना आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात करना चाहते हैं, क्या नहीं। और इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, है ना, जिसमें हम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। और इसका एक ही अमेंडमेंट हुआ है, वो आज तक यही है, इससे आगे अब तक अमेंडमेंट इसमें हुआ नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैंने पढ़ाया है। आगे इसके जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके कीवर्ड्स हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल, ऑल्सो शेयर माय चैनल। आपके लिए ऐसे ही आती रहेंगी और वीडियोस। सो थैंक यू, गुड बाय।